तो आपके लिए केमिस्ट्री की एक नई सीरीज लेके आए हैं। पॉलीमर रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, किसी भी बीएससी नर्सिंग एग्जामिनेशन में से आप यूज कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पहले अगर केमिस्ट्री की वीडियो देखते हैं, ऊपर डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा है, क्लिक करते हैं, केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, what is the polymer obtained from the condensation of this and this। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि पॉलीमर का नाम पूछा है और पूछा है कि इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट के मतलब मिलने से कौन सा बनेगा। तो अब इसको समझना पड़ेगा। देखिए इसमें ऑप्शन है नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, नाइलॉन 610 कि टेरेलीन। तो नाइलॉन के इसमें 3 ऑप्शन है। तो पहले मैं इसका सही आंसर बताता हूं, फिर आपको समझाता हूं। तो इसका सही आंसर है नाइलॉन 610। ठीक है, अब नाइलॉन क्या होता है? नाइलॉन जो होता है, ठीक है, नाइलॉन ये होते हैं पॉलीएमाइड्स। क्या होते हैं? पॉलीएमाइड्स, आपको ही पता होगा। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं जब कंडेंसेशन होता है। क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ व्हाट? अमाइंस और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और किसके? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के कॉम्बिनेशन से ये बनता है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर भी होगी। अब यहां पे अमाइन और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही है, ये भी अमाइन है और ये भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि 2 COH ग्रुप लगा हुआ है ना, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। अब यहां पे जो कंपाउंड है ये 6 और 10 क्यों लिखा हुआ है? 6 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो अमीन है इस केस में है हेक्सामिथाइल डाइअमीन। हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। देखिए हेक्सा, 6 कार्बन है यहाँ पे। और यहां जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है वो है सिबसिक एसिड। सिबसिक एसिड। अब सिबसिक एसिड क्या होता है? सिबसिक एसिड है आपका 10 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए यहाँ पे 1 कार्बन ये हो गया, 6 हो गया, 8 ये हो गए, 1 ये हो गया, टोटल कितने हो गए? 10। ठीक है, तो यहां तो 6 हो गए और ये हो गए 10, तो 6 और 10 इसलिए कहा जाता है। तो नाइलॉन 610 इसका आंसर इसलिए क्योंकि ये कंडेंसेशन से बन रहा है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और सिबसिक एसिड से। बाकी नाइलॉन भी पॉलीएमाइड बनते हैं, अमीन और डाइकार्बोक्सिलिक के एसिड के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़िए, उसके बाद उसका आंसर देखिएगा। तो क्वेश्चन आ रहा है, साइक्लोहेक्सानोन ऑन ट्रीटमेंट विथ हाइड्रोक्सिलामीन। ठीक, हाइड्रोक्सिलामीन का नाम आ गया। गिव्स पी, कुछ पी दे रहा है, विच ऑन ट्रीटमेंट फिर सल्फ्यूरिक एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड ट्रीट किया जा रहा है, और विथ गिव्स क्यू, क्यू बन रहा है। फिर कह रहा है व्हेन क्यू इज हीटेड विद वाटर एट हाई टेम्परेचर आर इज ऑब्टेन्ड। आर क्या है? ठीक है, तो इसमें कुछ पी है और उसका ट्रीटमेंट हुआ है। पी पहले मिला हाइड्रोक्सिलामीन के ट्रीटमेंट से, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीटमेंट किया गया, क्यू मिला है। फिर क्यू को जब हीट किया गया है वाटर से तो आर मिला है। तो कुछ ये पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस है। अब आपको ये समझना है कि इसका सही आंसर क्या है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन जो दिया हुआ है यहां पे दिया हुआ है नाइलॉन 6, कैप्रोलैक्टम, अमीनो कैप्रोइक एसिड की नाइलॉन 66, है ना। तो इसका जो सही आंसर है पहले उसे बताते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं इसका आंसर क्यों है ये। ठीक है, तो इसका सही आंसर है नाइलॉन 6। तो आर क्या है? नाइलॉन 6। अब नाइलॉन 6 बना कैसे? नाइलॉन 6 जो होता है ये पॉलीमर होता है। ये तो आपको पता है किसका होता है? पॉलीमर होता है कैप्रोलैक्टम का। किसका होता है? पॉलीमर ऑफ कैप्रोलैक्टम। ठीक, तो कैप्रोलैक्टम से ये बनता है। अब यहां ऑप्शन कैप्रोलैक्टम दिया था लेकिन ये मोनोमर है, तो आर पूछा है तो नाइलॉन 6 बन गया है। पॉलीमर ऑफ कैप्रोलैक्टम है। अब कैप्रोलैक्टम कैसे मिलता है? जब साइक्लोहेक्सेन का ट्रीटमेंट होता है, H2SO4 वाला जो स्टेप है, ये जो H2SO4 वाला जो स्टेप है, ठीक है, जब ट्रीटमेंट करते हैं और जब कैप्रोलैक्टम को आखिरी में वाटर के साथ हीट करते हैं, वाटर के साथ जब हीट करते हैं तो ये पॉलीमराइज करके क्या बनाता है? विद वाटर गिव्स अमीनो कैप्रोइक एसिड। ठीक है, अब इतना कंफ्यूज ना होइए, ये पॉलीमराइज होकर नाइलॉन 6, हम सीधे बता रहे हैं नाइलॉन 6 बनाता है। ठीक है, तो कैप्रोलैक्टम तो मोनोमरिक पार्ट हो गया, पॉलीमरिक पार्ट हो गया नाइलॉन 6। तो यहाँ पे जब हाइड्रोक्सिलामीन, सल्फ्यूरिक एसिड और ये वाटर की बात आ रही है तो नाइलॉन 6 की सिंथेसिस की बात आ रही है। तो नाइलॉन 6 एक पॉलीमर है कैप्रोलैक्टम का,
वाटर से जब कैप्रोलैक्टम को हीट करते हैं नाइलॉन 6 यहाँ पे जनरेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लिप्टल की बात आ रही है। व्हाट इज ग्लिप्टल? ये पॉलीमर ही है। ग्लिप्टल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशन हो रहा है किसके? इथाइलिन ग्लाइकॉल। और दूसरी चीज क्या होती है? वो टेट्राफिथाइलिक एसिड होती है, फिथाइलिक एसिड होती है, आइसोफिथाइलिक की ट्राइमेथिक एसिड। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और नाम भी स्पेसिफिक दिया हुआ है जिसका नाम है ग्लिप्टल। तो क्या होगा ये? ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मतलब फिथाइलिक एसिड। अब इसमें 3 तरीके की दी हुई थी ना, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर, क्योंकि ग्लिप्टल के स्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। तो ग्लिप्टल मिलता है जब आप इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसको आप ऐसा भी आ सकता है कि लिख के आ जाए इथेन 1,2 डायॉल, तो अलग अलग तरीके से भी लिख के आ सकता है ना। और फिथाइलिक एसिड क्या होता है? फिथाइलिक एसिड है बेंजीन, क्या है? बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि इथेन 1,2 डाइऑल और बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कॉम्बिनेशन क्या बनता है, तब भी ग्लिप्टल बनता है। और अगर डायरेक्ट आए कि इथाइलिन ग्लाइकॉल और फिथाइलिक एसिड कॉम्बिनेशन क्या बनता है, तब भी ग्लिप्टल बनता है। इसलिए आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या आंसर यहाँ पे देना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है। कह रहा है आइडेंटिफाई द पॉलीमर। कह रहा है पॉलीमर बताइए कब जनरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ मिथेनल, एक टर्म आया मिथेनल, विद द शोन कंपाउंड। तो मतलब यहाँ पॉलीमर 2 लोगों से बनेगा, को पॉलीमर है, एक तो मिथेनल है और दूसरा ये है। तो क्या बनेगा बताइए इसमें? ऑप्शन दिया हुआ है मेलामिन फॉर्मल्डिहाइड, नोवोलैक, बेकिलाइट की फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। तो देखिए ये कंपाउंड क्या है आपको पता होना चाहिए। ये जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है? NH2 NH3 NH3 लगा हुआ, ये है मेलामाइन। क्या है? मेलामाइन। तो जैसे यही क्लियर हो गया, तो मिथेनॉल से जैसे रिएक्ट करेगा तो मेलामाइन वाला आंसर वैसे ही सही हो गया आपका। ठीक है, तो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड इसका सही आंसर है, क्योंकि ये कंपाउंड ही मेलामाइन है। ठीक है, ये जो हेट्रोसाइक्लिक ट्राइअमीन आप देख रहे हैं ना, हेट्रोसाइक्लिक ट्राइअमीन, ट्राइअमीन देखिए, और हेट्रोसाइक्लिक भी है। ठीक है, इसको मेलामाइन कहते हैं। और जब ये मिथेनल के साथ रिएक्ट करता है तो रेजिन इंटरमीडिएट बनाता है, जिसको कहते हैं हम मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन आ गया। अब कह रहा है द कंपाउंड शोन इज, अब यहाँ पे ये देखिए एन लगा हुआ है ना, एन का मतलब ये पॉलीमर हो गया, मोनोमर नहीं हुआ ना, ये एक इंडिकेशन हो गया। अब ये बताइए क्या है, कैसे बना? चेन ग्रोथ पॉलीमर है, स्टेप ग्रोथ है, कि चेन ग्रोथ होमोपॉलीमर है, कि स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है? तो देखिए पहली चीज समझ लीजिए, इसमें 2 कंपाउंड अलग अलग तरीके के नजर आ रहे हैं। ठीक है, एक इधर है एक इधर है, तो वैसे भी ये कोपॉलीमर हो गया। अब इसमें 2 ऑप्शन आ जाएंगे, होमोपॉलीमर वाला ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गया। अब आपको बताना है कि ये चेन ग्रोथ वाला है कि स्टेप ग्रोथ वाला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर इसलिए है क्योंकि ये पॉलीमर है ब्यूटाडाइन का, ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन क्यों कह रहे हैं? देखिए 4 कार्बन और बीच में ये इन ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरा क्या है? स्टाइरीन है। ठीक है, तो ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन 2 लोग हैं, इसलिए कोपॉलीमर है। इनके पॉलीमराइजेशन से बन रहा है 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन से, और ये एक नेचुरल रबड़ की तरह सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यूज होता है, उसी का ये पॉलीमर है। तो यहाँ पे ब्यूटा 1,3 डाइन हो गया और स्टाइरीन हो गया, इसलिए ये कोपॉलीमर हो गया और बनता किससे? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था? पॉलीमर ऑफ टाइप दिस। अब देखिए इसमें एक अलग पॉलीमर दिया हुआ है, देखिए एन लगा हुआ है यहाँ पे, वेयर ए एंड बी आर 2 डिफरेंट मोनोमर्स इज कॉल्ड अ कोपॉलीमर, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर ब्लॉक, ग्राफ्ट की रैंडम। अब देखिए 2 डिफरेंट है ना, तो वैसे ही कोपॉलीमर हो गया। ए और बी है 2 यूनिट इसकी। अब देखिए यहाँ ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्लॉक पॉलीमर। ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट ब्लॉक यहाँ पे क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉलीमर क्या हो रहे हैं? ऑल्टरनेटली रिपीट हो रहे हैं। कौन से रिपीट हो रहे हैं? ट्रिपल, ये आपका 4 टाइम ए का रिपीट हो रहा है, और आपका बी ऑल्टरनेटिवली रिपीट हो रहे हैं। देखिए ये रिपीट हो रहा है, फिर ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये ऊपर है, तो इसलिए ब्लॉक रिपीट हो रहा है, इसलिए ब्लॉक को पॉलीमर कहलाएगा।
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी है लेकिन इसमें कई चीजें निकल के आती हैं और ऐसे क्वेश्चन भी इजी आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर? नेचुरल रबर किसका बना हुआ है? नियोप्रीन, आइसोप्रीन, क्लोरोप्रीन, बीटाडाइन। बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इसमें कई कंसेप्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो सही आंसर आपको पता है इसका आइसोप्रीन है। नेचुरल रबर किसका बना हुआ है? आइसोप्रीन का बना हुआ है। अब बताइए आइसोप्रीन का ओरिजिनल नेम क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? वो है 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। ये मतलब क्या है? ये है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन को 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन भी कहते हैं। और इसका पॉलीमर क्या बनेगा? नेचुरल रबर का पॉलीमर बनेगा। लीनियर चेन रहता है और आपस में कौन सी फोर्सेस होती हैं? आपस में कौन सी फोर्सेस होती है? वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस रहती हैं। वीक कौन सी फोर्सेस? वीक फोर्सेस तो वॉन्डर वॉल ही होती हैं। ठीक है, ये वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस की वजह से क्या होता है? इलास्टिक भी होता है और कमजोर भी होता है और इसको हार्डन किया जाता है। तो दूसरे पॉलीमर पे आएगा वो बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आएगा। वल्कनाइजेशन हो रहा है। वल्कनाइजेशन इज कैरिड आउट विद विच एलिमेंट? तो वल्कनाइजेशन किसका होता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। वल्कनाइजेशन किसका होता है? वल्कनाइजेशन होता है रबड़। ये भी आपको पता है। तो क्यों करते हैं वल्कनाइजेशन? ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो आपका नेचुरल रबर जैसे मैंने बताया जो आइसोप्रीन का बना हुआ है, तो इसमें जो चेन्स होती हैं ना, तो वो वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस से कनेक्टेड रहती हैं। तो वीक वॉन्डरवॉल फोर्सेस वजह से मजबूत नहीं रहता। तो इसको स्ट्रांग बनाने के लिए, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज लाने के लिए, किसके फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज लाने के लिए? रबड़ के। तो क्या करते हैं? इसमें एक एलिमेंट ऐड कर देते हैं, उस पर हीट कर देते हैं। तो उससे वो क्या होता है कि क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं। तो एलिमेंट कौन सा है? सल्फर है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। आंसर है इसका सल्फर। तो सल्फर क्यों ऐड करते हैं? सल्फर ऐड करने से क्या होता है? सल्फर क्रॉस लिंक्स बन जाती हैं। देखिए, सारा खेल बॉन्ड्स का है। कोई कंपाउंड मजबूत है, कमजोर है, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर बॉन्ड्स कौन से हैं। तो नेचुरल रबर जो था आपका, जो आइसोप्रीन का बना था, उसमें तो वीक वंडर वॉल फोर्सेस है, तो कमजोर हो गई। अब उस पर सल्फर ऐड करके हीट कर दिया, जिस प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन कहते हैं। तो वल्कनाइजेशन रबड़ का होता है, सल्फर द्वारा हीट कर दिया। क्यों कर दिया? सल्फर गया अंदर, सल्फर ने क्रॉस लिंक बना लिए, डाइसल्फाइड बॉन्ड स्ट्रांग बना लिए, और जैसे ही क्रॉस लिंक्स बनाए तो मजबूत हो गए बॉन्ड। जब मजबूत हो गए बॉन्ड तो रबड़ भी मजबूत हो गया। तो रबड़ को स्ट्रांग करने के लिए, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज करने के लिए वल्कनाइजेशन करते हैं और सल्फर को ऐड करके वल्कनाइजेशन किया जाता है। देखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपका आंसर भी इसमें आ रहा है। एक्स ऑन पॉलीमराइजेशन गिव्स नियोप्रीन, आइडेंटिफाई एक्स। अब यहां नाम आ गया नियोप्रीन का। इसके पहले क्या नाम आया था? आइसोप्रीन का। तो आइसोप्रीन क्या था? वो तो मोनोमर था नेचुरल रबर का। किसका था? नेचुरल रबर का। अब इसको सिंथेटिक रबर आपको बनाना है और थोड़ा सा मजबूत, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ। तो सिंथेटिक रबर अगर आपको बनाना है तो उसका पॉलीमर क्या होगा? वो होगा नियोप्रीन, है ना। और भी होते हैं लेकिन यहाँ पे नियोप्रीन भी हो गया। ठीक है, अब नियोप्रीन का पॉलीमराइजेशन का मोनोमर क्या है? मतलब ऑन पॉलीमराइजेशन गिव नियोप्रीन, आइडेंटिफाई एक्स। एक्स क्या है इसमें? 1 क्लोरो 1,3 बीटाडाइन है, 2 क्लोरो 1,3 बीटाडाइन है, 1 मिथाइल है कि 1,3 बीटाडाइन है? उसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन ऑन पॉलीमराइजेशन। 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन ऑन पॉलीमराइजेशन क्या देता है? आपका देगा नियोप्रीन। ठीक है, क्लियर है। तो पॉली आइसोप्रीन हो जाएगा, सिंथेटिक रबर हो जाएगा। एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये भी जनरेट होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अच्छा है। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, तो एक इंडेक्स हो गया। ये आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स किस रिस्पेक्ट में बात किया जाता है? उसको डिफाइन किया जाता है डैश वेयर MW एंड MN आर द वेट एवरेज। तो एक क्वेश्चन ये हो गया कि MW क्या होता है, इसमें आ गया तो वो होता है आपका वेट एवरेज। MN क्या होता है? वो हो गया आपका नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स क्या होता है? इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मतलब MW जो आपका है वेट एवरेज डिवाइडेड बाई नंबर एवरेज, ये होता है आपका पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। ठीक है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स होता है। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स आपको क्लियर होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि उसके बाद ही आप जज कर पाएंगे कि
होमोजेनिटी ऑफ द पॉलीमर क्या है, जो कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की द पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर। पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर क्या होता है? तो नेचुरल पॉलीमर 0 होता है, लेस देन 0.8, 4 ऑप्शन दिए, 1 क्या होगा? ठीक है, जो नेचुरल पॉलीमर होता है वो बहुत अच्छा होमोजेनस होता है, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। होमोजेनस मतलब एक जैसा पैटर्न ऑल ओवर द लेंथ आपको मिलेगा, चेन्स ऑफ आइडेंटिकल लेंथ होगी, डेफिनेट मॉलिक्यूलर मासेस होते हैं, होमोजेनस होता है, मोनोडिस्पर्स होता है, मोनोडिस्पर्स होता है। ये सब नेचुरल पॉलीमर्स की क्वालिटी होती है, बाकी सिंथेटिक तो आप बनाते हो। ठीक है, तो इस वजह से इनका Mw/m, इनका जो रेशियो हमने पिछली बार जो कैलकुलेट किया, जिसे पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स कहते हैं, वो नॉर्मली 1 होता है। तो डायरेक्ट आंसर हो गया पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स ऑफ नेचुरल पॉलीमर इज 1। क्यों? क्योंकि होमोजेनस मोनोडिस्पर्स होते हैं तो दोनों ही वैल्यू सेम होती है, तो आंसर 1 हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? अब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का मतलब ये होता है कि जो डिग्रेड नहीं करते। डिग्रेड मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन नहीं करते। डिकम्पोजिशन कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आप तो करोगे नहीं। ठीक है, तो बायोडिग्रेडेबल की बात की गई ना, तो बायो मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको डिग्रेड कर दे, केमिकल नहीं डालना है आपको अलग से। ठीक है, जो अपने आप डिग्रेड हो जाए, बायो डिकम्पोजिशन हो जाए। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है पीएचबी का, पीजीए का, एलडीपीई का, पीएचबीवी का। तो हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं इसका एलडीपी। एलडीपीई क्या है? लो डेंसिटी पॉलीथीन। जो आपकी लो डेंसिटी वाली जो पॉलीथीन होती है ना, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं, ये डिकम्पोज ही नहीं होती, इसीलिए हानिकारक है, इसीलिए इसको बैन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड नेम ऑफ पीएमएमए पॉलीमर? तो नया टाइप का क्वेश्चन आया, पीएमएमए। तो पहले बताना चाहिए पीएमएमए है क्या। तो पीएमएमए क्या है? पीएमएमए है, पीएमएमए ये पॉलीमर है किसका? मिथाइल, मिथाइल किसका? मिथाक्राइलेट का, मेथाक्लाइलेट कह सकते हैं, मिथाइल मेथा या मेथ एक्रेलेट भी कहते हैं। ठीक है, मिथाइल मेथ एक्रेलेट का ये पॉलीमर है। तो पीएमएमए क्या हो गया? मिथाइल मेथ एक्रेलेट, एमएमए का पॉलीमर है। ठीक है, अब ये क्या होता है? ये यूज होता है लेंस बनाने में यूज होता है। ठीक है, डेंचर्स बनाने में यूज होता है। ठीक है, डेंचर्स, एयरक्राफ्ट के विंडोज बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक की तरह यूज हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो ये कई नाम से बिकता है। जो नाम है इसके वो है प्लेक्सी ग्लास, नाम याद कर लीजिए, प्लेक्सी ग्लास के नाम से बिकता है, लुसाइट के नाम से बिकता है, LUCIT, लुसाइट के नाम से बिकता है। ठीक है, एक्रेलाइट के नाम से भी ट्रेड नाम ही चलता है, क्योंकि एक्रेलाइट का पॉलीमर है ही है। ठीक है, परस्पेक्स के नाम से भी चलता है, PERS, परस्पेक्स के नाम से भी होता है, क्राइलेक्स के नाम से भी होता है। तो ये सब लेंस के नाम के टाइम के नाम हो रहे हैं। तो देखिए ये इतने नाम से ये ऑलरेडी चल रहा है पीएमएमए पॉलीमर। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो ऑप्शन है वेक्ट्रन, ये नहीं है। ये जो है ये पॉलीमर ये है, ये दूसरी चीज है, ये है एरोमेटिक पॉलिएस्टर। ये पॉलिएस्टर है, वो भी एरोमेटिक टाइप का। तो ये क्या है? पॉलीएस्टर। और ये तो प्लास्टिक रिलेटेड, ग्लास रिलेटेड चीजें बना रहा है, और ये पॉलिएस्टर है, तो ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, बाकी एक्रेलाइट, लुसाइट, परस्पेक्स ये सब ट्रेड नेम है पीएमए पॉलीमर का, पॉलीमिथाइल मेथ एक्रेलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स? बिल्डिंग मटेरियल्स में कौन सा यूज होता है? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, केवलर, क्रिप्टल, बेकेलाइट। अब बिल्डिंग मटेरियल मतलब ये नहीं कि सीमेंट में यूज हो रहा है। ठीक है, किस में यूज हो रहा है ये आपको बताना है बिल्डिंग मटेरियल में। तो ये है आपका ग्लिप्टल। अब कहेंगे ग्लिप्टल, मैंने बताया था ग्लिप्टल क्या होता है, पॉलीमर है, इथाइलिन ग्लाइकॉल और फिथालिक एसिड, ये कवर कर चुके हैं पीछे। और ये चीज जो बनती है ये यूज हो सकती है पेंट्स में। किसमें? जो पेंट्स होते हैं उसमें यूज होती है, लैकर्स में यूज होती है। ठीक है, और इसी तरीके से बिल्डिंग मटेरियल में भी ये यूज होता है। तो इसका यूज जो है बिल्डिंग मटेरियल, पेंट्स और लैकर्स में, ग्लिप्टल जो कि पॉलीमर है इथाइलिन ग्लाइकॉल और फिथालिक एसिड का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन मेकिंग अनब्रेकेबल कप्स?
ऐसे कप्स बनाइए टूटते नहीं है ना, तो बढ़िया मटेरियल होना चाहिए तभी नहीं टूटेगा। अनब्रेकेबल कप्स। ऑप्शन है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, नोवोलैक, पॉलीस्टीरीन और आपका है बेकेलाइट। तो उसमें सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। अगर आप इसे यूज करेंगे तो अनब्रेकेबल कप बना सकते हैं, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। अब ये है क्या ये पॉलीमर है। बिल्कुल सही बात है, पॉलीमर तो होगा ही। कैसा पॉलीमर है? थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग, ठीक है, थर्मोसेटिंग रेजिन पॉलीमर है। एक क्वालिटी दी होगी। किसके किसके मिलके बनता है? यूरिया और मिथेनॉल। ये लिखा ही हुआ है यहाँ पे, दो चीजें, यूरिया और मिथेनॉल के कॉम्पोजिशन से ये बनेगा और अनब्रेकेबल कप्स इससे बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द फायर वॉल ऑफ व्हीकल्स। फायर वॉल की बात आ रही है, ठीक है। तो फायर वॉल जो व्हीकल्स की रहती है ये किससे बनता है? तो इसमें ऑप्शन आ रहा है टेफ्लॉन, नोमेक्स, वाइटॉन और जाइलॉन। तो कौन सा इसमें पॉलीमर ऐसा है जो फायरवॉल में यूज होता है? बताइए। सही आंसर है नोमेक्स। नोमेक्स क्यों है ये भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नोमेक्स, ठीक है। अब नोमेक्स क्या होता है? नोमेक्स होता है मेटा एरामिड पॉलीमर। क्या है? अब बहुत ज्यादा तो मैं डिटेल में नहीं बात करूंगा, तो डिटेल में आता नहीं है, लेकिन फिर भी मेटा एरामिड पॉलीमर है। अब मेटा एरामिड पॉलीमर क्या है? ये रिजिड और ड्यूरेबल पॉलीमर होता है और इसका जो मोनोमर होता है मैं बता दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन फिनाइलिन डाइअमीन, फिनाइलिन डाइअमीन। तो आप ये जान के लिए अमीन तो आ ही गया यहाँ पे, लेकिन डाइअमीन है। और दूसरा है आपका आइसोफिथोलॉइल क्लोराइड प्लस आइसो PHTHALOYL क्लोराइड। ये देखिए दो इसके को पॉलीमर है, ये दो यूनिट हैं, फिथाइलिन डायमीन आइसोफिथाइल क्लोराइड, दोनों के कॉम्बिनेशन से ये एक मेटा एरामिड पॉलीमर बनता है नोमेक्स के नाम से, और ये फायरवॉल ऑफ व्हीकल्स में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी क्वेश्चन। इन एडिशन पॉलीमर द मोनोमर यूज्ड इज। अगर एडिशन पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो उसमें मोनोमर क्या होगा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, सैचुरेटेड होगा, बाई फंक्शनल सैचुरेटेड होगा कि ट्राई फंक्शनल सैचुरेटेड होगा? पहली बात समझ लीजिए, एडिशन पॉलीमराइजेशन के लिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, सिंगल बॉन्ड पे तो होगा ही नहीं। तो सैचुरेटेड तो आंसर होगा ही नहीं, वैसे ही आंसर क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड, सिंपल सा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ रबड़ इज इबोनाइट। इबोनाइट, अब इबोनाइट मैंने आपको बताया था रबड़ है, पहली चीज तो ये हो गई, ठीक। अब ये नेचुरल है, सिंथेटिक है कि वल्कनाइज्ड है कि, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन समझ लीजिए, आंसर समझ लीजिए, आंसर है वल्कनाइज्ड। अब वल्कनाइज का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, बताया था ना वल्कनाइज का। वल्कनाइज का मतलब ये है कि सल्फर आपने इसमें ऐड कर दिया है, और जब सल्फर आपने ऐड कर दिया है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? वो हार्डन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सल्फर ऐड हुआ। अब कितना परसेंट सल्फर ऐड करें कि एबोनाइट कहलाने लगे? इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो है 25 से 30%। 25 से 30% अगर आप नेचुरल रबर में सल्फर ऐड कर देंगे तो इबोनाइट बन जाएगा, इबोनाइट नाम का वल्कनाइज सल्फर बन जाएगा, ठीक है। और ये बहुत ही हार्ड रबर होता है, हार्ड रबर। और हार्ड रबर इतना ज्यादा हो जाता है ये कि इससे टायर्स भी बनाए जा सकते हैं। और इसको जानती किस कंपनी ने इन्वेंट किया था? इसको इन्वेंट किया था गुड एयर कंपनी ने, गुड एयर कंपनी। तो गुड एयर क्या है? गुड एयर कंपनी जो है आपकी टायर बनाने वाली कंपनी है। तो इसने जो है जो हीट किया रबड़ को सल्फर के साथ, और सल्फर क्या करता है? क्रॉस लिंक्स बनाता है, और क्रॉस लिंक बनाने के बाद क्या होता है? क्रॉस लिंक बनाने के बाद वो तुरंत ही जो है आपका हार्ड हो जाता है, और इतना हार्ड हो जाता है कि टायर बन जाते हैं। 25 से 30% आपने मिला लिया, इबोनाइट नाम का रबड़ बन जाता है, गुड एयर कंपनी के मैन्युफैक्चर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ ग्लासेस। तो अब बुलेट प्रूफ तो बड़ी चीज हो गई ना, ग्लास है और बुलेट प्रूफ भी है, तो किसका बनेगा? उसी का बनेगा जो बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल होगा। सही आंसर क्या है? ग्लिप्टन है, पीएमएमए है, टेफ्लॉन है, नाइलॉन है। पढ़ाया जा चुका है इसे, ये है पीएमएमए। पीएमएमए क्या था? बताया था पॉलीमिथाइल मेथ एक्रिलेट, बता चुके हैं। पॉली मिथाइल मोनोमर भी बताया था इसका, मेथ एक्रिलेट, कई नाम भी बताए थे, ब्रांड नेम। इसी से आपका वो भी बनता है, क्या बताया था?
बुलेट प्रूफ ग्लासेस भी इसी से बनते हैं, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो तो अलग चीज़ें हैं। बाकी और पॉलीमर्स की बात भी अभी हम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर, इसमें से सिंथेटिक कौन सा है, फाइबर है और सिंथेटिक, नेचुरल नहीं होना चाहिए। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, कॉटन, रेयॉन, जूट, सिल्क। बहुत सिंपल है, कॉटन नेचुरल है, जूट भी नेचुरल है, सिल्क भी नेचुरल है, बचा क्या, रेयॉन। तो रेयॉन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारे थे आज के क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन हम आपको लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।